है वेलकम बैक इन अकेडमिया डेली डोज ए डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम पावर्ड बाय अकेडमिया कैरियर। मैं हूं सुधांशु देव और आज की तारीख है 29 जनवरी 2022 और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे आज की डेट में बनने वाले करंट अफेयर्स से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, उन प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की तथा अगले दिन के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको अभ्यास प्रश्नों के रूप में दिए जाने हैं। तो आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं सभी आज की अहम खबरों पर। तो आइए शुरुआत करें करंट अफेयर्स से जुड़े आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। उससे पहले आपको बता दें, यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको पुराने वीडियोस के भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए इस सेशन की शुरुआत एक मोटिवेशनल लाइन के साथ करते हैं कि मेहनत कर हल निकलेगा, मेहनत कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, और जितना गहरा होगा कुआं उतना मीठा जल निकलेगा। तो आइए इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है, हर साल विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प ए है 1 जनवरी, बी है 2 जनवरी, सी है 4 जनवरी तथा विकल्प डी है 6 जनवरी। प्रश्न को फिर से सुने, हर साल विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प ए है 1 जनवरी, बी है 2 जनवरी, सी है 4 जनवरी तथा विकल्प डी है 6 जनवरी। इनमें से विकल्प सी 4 जनवरी बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो हर साल 4 जनवरी को ब्रेल के महत्व को बढ़ाने के लिए विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो नेत्रहीन और आंशिक रूप से दृष्टिहीन लोगों के लिए संचार माध्यम के रूप में कार्य करता है। इस दिन की शुरुआत पहली बार 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी और जनवरी को ब्रेल साक्षरता माह के रूप में भी मनाया जाता है। फ्रांसीसी शिक्षक जिन्होंने ब्रेल प्रणाली का आविष्कार किया था, उनका नाम लुई ब्रेल था, जिनका जन्म 4 जनवरी 1809 को हुआ था। अगला प्रश्न है, वीएस पठानिया ने भारत में किस सशस्त्र बल इकाई के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? विकल्प ए है भारतीय सेना, बी है भारतीय तटरक्षक, सी है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा विकल्प डी है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। प्रश्न को फिर से सुने, वीएस पठानिया ने भारत में किस सशस्त्र बल इकाई के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? विकल्प ए है भारतीय सेना, बी है भारतीय तटरक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड, सी है केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स तथा विकल्प डी है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इनमें से विकल्प बी भारतीय तटरक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो वीएस पठानिया ने भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने नटराजन का स्थान लिया, जिन्होंने 2019 से भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख के रूप में कार्य किया। रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज नई दिल्ली के पूर्व छात्र वीएस पठानिया एक योग्य हेलीकॉप्टर पायलट हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस की पहचान के लिए मौजूदा वार्षिक आय सीमा क्या है? विकल्प ए है 6 लाख रुपए, बी है 8 लाख रुपए, सी है 9 लाख रुपए तथा विकल्प डी है 10 लाख रुपए। प्रश्न को फिर से सुने, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस की पहचान के लिए मौजूदा वार्षिक आय सीमा क्या है? विकल्प ए है 6 लाख रुपए, बी है 8 लाख रुपए, सी है 9 लाख रुपए तथा विकल्प डी है 10 लाख रुपए। इनमें से विकल्प बी 8 लाख रुपए बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश के बाद केंद्र ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस की पहचान के लिए मौजूदा वार्षिक आय सीमा 8 लाख रुपए को जारी करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी प्रवेश से निपटने के दौरान 10% कोटा पर संदेह जताया और केंद्र ने ईडब्ल्यूएस कोटा की आय सीमा पर फिर से विचार करने के लिए समिति का गठन किया। समिति में पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव
अजय भूषण पांडे शामिल थे। अगला प्रश्न है, महाकाली नदी किस पड़ोसी देश की सीमा पर बहती है? विकल्प ए है बांग्लादेश, बी है नेपाल, सी है म्यांमार तथा विकल्प डी है चीन। इनमें से विकल्प बी नेपाल बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने धारचूला भारत, धारचूला नेपाल में महाकाली नदी पर पुल के निर्माण के लिए भारत और नेपाल के बीच समझौता ज्ञापन यानी कि MOU को मंजूरी दे दी है। महाकाली नदी, जिसे शारदा नदी भी कहा जाता है, भारत के उत्तराखंड में हिमालय में काला पानी से निकलती है। यह भारत के साथ नेपाल की पश्चिमी सीमा पर बहती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 4 वनटांगिया गांवों को राजस्व गांव घोषित किया? विकल्प ए है गुजरात, बी है उत्तर प्रदेश, सी है पंजाब तथा विकल्प डी है असम। इनमें से विकल्प बी उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जिले में नेपाल सीमा के पास स्थित 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है। ये 4 गांव भवानीपुर, टेड़िया, डाकिया और बिछिया हैं। ये 4 गांव वतांगिया गांव हैं, जिनमें औपनिवेशिक शासन के दौरान म्यांमार से पेड़ लगाने के लिए लाए गए लोग शामिल थे। एक राजस्व गांव परिभाषित सीमाओं के साथ एक छोटा प्रशासनिक क्षेत्र है, जिसमें मुख्य अधिकारी के रूप में ग्राम प्रशासनिक अधिकारी होता है। अगला प्रश्न है, पश्चिम अफ्रीकी देशों के ने चुनावों में देरी के कारण किस अफ्रीकी देश के साथ अपने संबंध तोड़ने की घोषणा की? विकल्प ए है माली, बी है मिस्र, सी है पेरू तथा विकल्प डी है साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। इनमें से विकल्प ए माली बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो पश्चिम अफ्रीकी देश चुनाव में देरी के जवाब में माली के साथ अपनी सीमाओं को बंद कर देंगे, राजनयिक संबंधों में कटौती करेंगे और कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। पश्चिम अफ्रीकी राज्यों की आर्थिक समुदाय यानी कि इकॉस 15 राज्य क्षेत्रीय ब्लॉक ने इस रुख की घोषणा की, क्योंकि माली के अंतरिम अधिकारियों ने इस फरवरी के बजाय दिसंबर 2025 में चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा है, जैसा कि मूल रूप से ब्लॉक के साथ सहमत था। अगला प्रश्न है, तो विश्व व्यापार संगठन WTO में चीन की स्थिति, वर्तमान स्थिति क्या है? विकल्प ए है उच्च मध्यम आय वाला देश, बी है विकसित देश, सी है विकासशील देश तथा विकल्प डी है सबसे कम विकसित देश। प्रश्न को फिर से सुने, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में चीन की वर्तमान स्थिति क्या है? विकल्प ए है उच्च मध्यम आय वाला देश, बी है विकसित देश, सी है विकासशील देश तथा विकल्प डी है सबसे कम विकसित देश। इनमें से विकल्प सी विकासशील देश बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो चीन ने विश्व व्यापार संगठन में 20 साल पूरे कर लिए हैं और विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में इसकी वर्तमान स्थिति विकासशील देश है। कई देश चिंता जता रहे हैं कि चीन एक उच्च मध्यम आय वाला देश है, जो विश्व व्यापार संगठन में मापदंडों के तहत विकासशील देशों के लिए आरक्षित लाभ प्राप्त कर रहा है। कम से कम विकसित देश यानी कि LDC की स्थिति पर भी चिंता जताई जाती है। प्रति व्यक्ति GDP के मामले में भारत को पीछे छोड़ने के बाद बांग्लादेश इस ट्रैक को खो देता है। अगला प्रश्न है, दरवाजा गैस क्रेटर, जिसे गेटवे टू हेल के नाम से भी जाना जाता है, किस देश में स्थित है? गले की स्थिति थोड़ी सी मेरी ख़राब है, तबीयत सही नहीं है, फिर भी हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आवाज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं आ रही है, तो आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा। तो इनमें से विकल्प ए है USA, बी है रूस, सी है इंडोनेशिया तथा विकल्प डी है तुर्कमेनिस्तान। प्रश्न को फिर से सुने, दरवाजा गैस क्रेटर, जिसे गेटवे टू हेल के नाम से भी जाना जाता है, किस देश में स्थित है? विकल्प ए है USA, बी है रूस, सी है इंडोनेशिया तथा विकल्प डी है तुर्कमेनिस्तान। इनमें से विकल्प डी तुर्कमेनिस्तान बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति गुरबांगुली बर्डीमुखामेदोव ने वैज्ञानिकों को दरवाजा गैस क्रेटर में लगी आग को बुझाने का तरीका खोजने का आदेश दिया है। इसे गेटवे टू हेल के रूप में भी जाना जाता है। यह एक विशाल प्राकृतिक गैस क्रेटर है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की स्थापना की? विकल्प ए है
आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, बी है ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी है शिक्षा मंत्रालय तथा विकल्प डी है महिला और बाल विकास मंत्रालय। इनमें से विकल्प सी शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के अस्पष्टीकरण की तो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की स्थापना शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई थी, जिसे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाता था। 2016 में स्कूलों की स्वच्छता अभ्यास में उत्कृष्टता को पहचानने के लिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार यानी कि SVP 2021-22 को वस्तुतः लॉन्च किया गया था। उप श्रेणियाँ हैं पानी, स्वच्छता, साबुन के साथ धोना, संचालन और रखरखाव, व्यवहार परिवर्तन और क्षमता निर्माण और कोविड-19 की तैयारी और प्रतिक्रिया पर नई जोड़ी गई श्रेणी। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने सभी उच्च न्यायालयों को कमजोर गवाह जमा केंद्र यानी कि DWDC योजना को अधिसूचित करने का निर्देश दिया? विकल्प ए है संसद यानी कि पार्लियामेंट, बी है राष्ट्रीय मानवाधिकार यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, सी है राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन तथा विकल्प डी है भारत का सर्वोच्च न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इनमें से विकल्प डी भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संवेदनशील गवाहों के अर्थ का विस्तार करते हुए यौन उत्पीड़न पीड़ितों, मानसिक बीमारी वाले और बोलने या सुनने की अक्षमता वाले लोगों को शामिल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी उच्च न्यायालयों को 2 महीने की अवधि के भीतर एक कमजोर गवाह जमा केंद्र यानी कि VWDC योजना को अधिसूचित करने का भी निर्देश दिया है। यह तो बात हो गई आज की डेट में बनने वाले करंट अफेयर से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। अब बारी है बात करने की पिछले वीडियो में दिए गए अभ्यास प्रश्नों के समाधान की। तो आइए आज हम बात करें पिछले अभ्यास प्रश्नों के समाधान की। तो पहला प्रश्न था, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में अपना पहला सभी नागरिक मिशन शुरू करने की घोषणा की है? विकल्प ए है नासा, बी है स्पेसएक्स, सी है जाक्सा तथा विकल्प डी है इसरो। इनमें से विकल्प बी स्पेसएक्स बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो स्पेसएक्स ने फिर इतिहास रच दिया है। फिर से अरबपति एलॉन मस्क द्वारा स्थापित स्पेस फ्लाइट कंपनी ने बुधवार को 4 निजी यात्रियों को अंतरिक्ष के पहले मिशन पर एक सर्वनागरिक चालक दल के साथ लॉन्च किया। अगला प्रश्न था, इसरो ने राष्ट्रीय स्तर के मानचित्रण पोर्टल और भू-स्थानिक सेवाएं प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है? विकल्प ए था मैप इन इंडिया, बी था प्रोपोमोडो, सी था हियर टेक्नोलॉजीज तथा विकल्प डी था क्रंच बेस। इनमें से विकल्प ए मैप इन इंडिया बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो नीति आयोग ने भू-स्थानीय ऊर्जा मानचित्रण लॉन्च करने के लिए इसरो के साथ हाथ मिलाया। नीति आयोग ने भारत का भू-स्थानीय ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया है, जो देश के सभी ऊर्जा संसाधनों की समग्र तस्वीर प्रदान करेगा। अब यह तो बात हो गई पिछले अभ्यास प्रश्नों के समाधान की। अब हम बात करेंगे आज के लिए कुछ अभ्यास प्रश्नों की यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। तो आइए पहला प्रश्न आपके लिए, जल्लीकट्टू एक सांड को काबू करने वाला कार्यक्रम है जिसे किस राज्य में मनाया जाता है? विकल्प ए है कर्नाटक, बी है तमिलनाडु, सी है आंध्र प्रदेश तथा विकल्प डी है ओडिशा। प्रश्न को फिर से सुने, जल्लीकट्टू एक सांड को काबू करने वाला कार्यक्रम है जिसे किस राज्य में मनाया जाता है? विकल्प ए है कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश तथा विकल्प डी है ओडिशा। अगला प्रश्न है, ज्ञानोदय गुड्डा किस राज्य की स्कूली शिक्षा पहल है? विकल्प ए है असम, बी है पश्चिम बंगाल, सी है झारखंड तथा विकल्प डी है बिहार। इन 2 प्रश्नों के उत्तर उम्मीद करते हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। आपको ये दोनों प्रश्न हमारे कम्युनिटी सेक्शन में भी मिल जाएंगे, वहाँ विकल्पों को चयनित करके भी आप उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बने रहें अकेडमिया डेली डोज के साथ। चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाएं जिससे आपको समय पर अपडेट मिलता रहे। हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, ट्विटर और कू पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम वहाँ पर भी आपके लिए नए नए अपडेट्स लाते रहते हैं। हमारे साथ वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।